तो आज के सेशन में हम भारत के संविधान के बारे में बातचीत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ पहले सीधे क्वेश्चन से चालू कर रहा हूँ। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। कंफर्म है आप इस बात से? कहीं और का भी नहीं हो सकता है? इंडिया का ही है? नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। उसके पहले बहुत से संविधान लिखे जा चुके हैं, पर अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान लोग बोलते हैं, और मैंने भी पहले एक आध बार पढ़ाने के दौरान ये बातचीत बोली कि पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का नहीं, एक छोटे से देश का है। वैसे इसके बारे में भी सच बताऊं तो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा है, और लड़ाई झगड़ा में कुछ हिंदू मुस्लिम, मतलब वो मुस्लिम्स वाला एंगल भी है, क्योंकि इस देश, इस विश्व में सबसे जो ऑथेंटिक धर्म, ऑथेंटिक मतलब कि जिस धर्म की शुरुआत से, ओरिजिन से लेकर के वर्तमान तक की हर चीज प्रॉपर तरीके से पता है, लिखित में है, रिटन में है, वो धर्म कौन सा माना जाता है पता है? जिस धर्म के ओरिजिन से लेकर के अभी तक मुस्लिम धर्म माना जाता है, मुस्लिम धर्म का। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भाई वो धर्म नहीं है, वो संविधान है। मुस्लिम जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने लिख के गए हैं वो संविधान है, मदीना में जो लिखा। तो कुछ लोग उसको भी मानते हैं, क्योंकि वो भी कुछ उसके भी पहले, यानी कि पर्टिकुलर जो 1600, पहला संविधान 1600 में लिखा गया था, है ना? क्योंकि अमेरिकन का संविधान यदि तुम बातचीत करते हो तो वो 1700 समथिंग लिखाया गया था। मैं भी बता देता हूँ, उसमें मेरे पास डाटा है। तो पहला जो लिखित संविधान के बारे में यदि हम बातचीत करते हैं, है ना, तो पहला लिखित संविधान यदि अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड के हिसाब से बातचीत करें तो सैन मेरिनो का संविधान माना जाता है। यह 1600 में लिखा गया था लैटिन भाषा में। तो पहला लिखित संविधान जो है तो सैन मेरिनो का संविधान माना जाता है। ये 1600 ईस्वी में, है ना, वही जब अंग्रेज भारत आए उसी समय ये संविधान लिखा गया था। सैन मेरिनो, ये मतलब ये अमेरिकन के आसपास कोई देश है उधर, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और लैटिन में लिखा गया है, 6 पुस्तकों में बना हुआ है, 1600 के कानून के रूप में, मतलब कि वो 1600 के कानून के रूप में इसको जाना जाता है। तो एक तरह से पहला लिखित संविधान का दर्जा इसको दिया जाता है। बाद में एक व्यवस्थित तरीके से, अब अमेरिकन संविधान क्यों पहला माना जाता है कि एक व्यवस्थित तरीके से उस देश के रहने वाले, खासकर जो सिटीजन ऑफ अमेरिका है, वो बात अलग है कि उनको उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया, एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ पहला संविधान अमेरिकन संविधान माना जाता है। ठीक है ना, जो कह सकते हो कि 1700, अभी ये 88 में अनुवाद किया गया था पुराना संविधान, इसमें संहिताबद्ध संविधान, कोडिफाइड, यानी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ संविधान जो है अमेरिकन संविधान को जो है तो माना जाता है। प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ संविधान जो है तो अमेरिकन तरीके से। लेकिन यदि विश्व के पहले संविधान की हम बातचीत करें तो सैन मेरिनो का संविधान पहला संविधान माना जाता है। ये संविधान जो है तो 1600 के कानून के रूप में जाना जाता है। पहला थोड़ा सा कोडिफाइड, संहिताबद्ध, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ संविधान जो है वो अमेरिकन संविधान के तौर पर माना जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विश्व का पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिकन संविधान है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है एज ए नॉलेज, इसके कोई बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में कहीं पूछता नहीं है, है ना। बाकी तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बातचीत करें तो हर एग्जाम में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हाँ ठीक है, प्री मेन से लेकर के इंटरव्यू तक ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है ना। और बेसिक्स बातचीत करें तो हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर देते रहेंगे, थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी देते रहेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसको मैं कल डिस्कशन करूंगा। आज चूंकि संविधान के हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन करने का मेरा मन है तो इसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखेंगे।
बाकी इधर उधर की बातें बीच बीच में लगती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, फिर अपनी बात पे हम कंटिन्यू करते हैं। संविधान की बातचीत करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करते हैं देश के नेशनल फ्लैग की, राष्ट्रीय ध्वज। आप अपना राष्ट्रीय ध्वज देखते हो, तिरंगा जिसमें चक्र बना हुआ है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज कब एडॉप्ट किया गया था? मैं हिंट देता हूं, आप आजाद भी नहीं हुए थे उसके पहले आपको आपका राष्ट्रीय ध्वज मिल गया था। आप आजाद कब हुए? इतने पुराना भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। आप अच्छा, वो दिन भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग डे के नाम से मनाया जाता है, कभी मनाया होगा तो पता होगा। 22 तारीख याद है, बहुत बढ़िया। कौन सा महीना, कौन सा है? अरे नहीं नहीं, वहीं पे कहानी, नहीं नहीं, ये भी कहानी खराब हो गई। हाँ, और कोई ट्राई करेगा? अरे पता है सबको, अभी बोलूंगा अरे हाँ सर पता है, 22 जुलाई। 22 जुलाई को आपके राष्ट्रीय ध्वज, पिंगलैया जी एक है, मतलब उनका नाम पूरा मैं याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने उसको डिजाइन किया था। और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, यानी कि आपका 15 अगस्त के एक महीने पहले, 15 अगस्त एक महीने समथिंग कुछ दिन पहले है ना, एक महीने में नहीं, क्योंकि 22 जुलाई को मिला, 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस बना। तो 22 जुलाई 1947 को आपको अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये इसको लेकर के काफी कुछ था कि भाई जैसे शुरुआत में जो अंग्रेज, खासकर जो कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह होते थे, वहां पर तिरंगा झंडा लगभग एक्सेप्टेड था काफी पहले से भी, है ना। 1930 के आसपास कह सकते हैं कि जो अधिवेशन था, जहां पर लाहौर का अधिवेशन था, जहां पर नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वहां चूंकि एक बीच में लेकिन चरखा बना हुआ था, तो उस प्रकार का ध्वज था। तो पहले सोचा उसी को, पर वो क्या था कि वो एक पर्टिकुलर चीज तक सीमित हो जाता, लेकिन हमें एक ऐसे झंडे को, एक ऐसे झंडे को एडॉप्ट करना था, आज बंद कर देना, जो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, है ना, आराम से बैठो, पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, हमें ऐसे झंडे की बातचीत करनी थी। तो इसीलिए हमने 3 रंग के बीच में चक्र की बातचीत की। चक्र चूंकि 24 तेलियां उसमें है, और एक विविधता की बातचीत थी कि हम एक ऐसा झंडा में ही अपना देश का रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे कि हमारा देश कैसा है, जो अनेकता में एकता का संदेश देता है ना, जो विविधता होने के बावजूद भी एक है। तो इसीलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। किसने बनाया? पिंगलैया जी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पूरा नाम आप मुझे सर्च करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न तो संविधान, अपना देश कह सकते हैं कि आजाद हो गया 15 अगस्त को, सबको पता है। फिर उसके बाद अगली कहानी, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अगली कहानी में पूछ लेता हूं कि हमारे देश का नेशनल एंथम सबको पता है ना, जनगण मन। तो नेशनल जो एंथम है, ये कब एडॉप्ट किया गया था? नेशनल एंथम जनगण मन कब एडॉप्ट किया गया था? ये इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी है? भाई मैं आपको भी चेक करूं, मेरे को चेक करने आया पहले, मैं भी आपको भी चेक करूं कि आपको कितना पता है। फिर मेरे को तो पता है, मैं बताऊं भाई, नहीं पता है? जनगण मन किसकी रचना है? किसकी रचना है? बंगाली जो है, तो बिल्कुल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। और इसको आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर, आई एम रियली सॉरी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वो राष्ट्रीय गान उसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, और इसको 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। यानी कि आपके 26 जनवरी, पता है आपको कि 26 जनवरी को आपका पहला गणतंत्र बना। तो 2 दिन पहले हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो एडॉप्ट किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चीज यहाँ पे, सॉरी मैं बंकिम चंद्र बोल दिया, माफ कीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने इतिहास यानी कि भारत के संविधान के इतिहास में आ जाएंगे। विश्व के संविधान में काफी फिर फेरफार की बातचीत है, बहुत सारे देश का संविधान बना,
हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो लॉ पढ़ने के दौरान दो देश के संविधान को ज्यादातर डिस्कशन करते हैं और फिर दो तीन देश के संविधान को और हल्का सा हम उसका रेफरेंस यूज करते हैं। तो हल्का सा मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूं। तो पहला संहिताबद्ध, कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से और उस देश में सबसे बड़ी संस्था के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। देश का, विश्व का पहला संविधान अमेरिकन संविधान माना जाता है। किसी देश में, जैसे इंग्लैंड में कोई भी संविधान नहीं है, वहां पे कहा जाता है कि वहां का संविधान रिटन नहीं है ना। वहां पे जो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से देश चलता है, आप देखते हो वहां पे अभी भी राजा रानी की परंपरा को जिंदा करके रखे हुए हैं, है ना। उस अकॉर्डिंग जो है तो चलता है, लेकिन कोई लिखित संविधान नहीं है। लेकिन वहां पर जो कानून है, वहां के जो कानून है, जिसको जनरली हम लोग इक्विटी लॉ के नाम से जनरली समझते हैं, तो उसका काफी इन्फ्लुएंस है पूरे विश्व में, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि एक तरह से शुरुआत में इंग्लैंड एक ऐसा देश रहा है जिसने कभी न कभी लगभग पूरे विश्व में जो है तो शासन किया है, ठीक है। तो इसलिए हर देश के कानून में इंग्लैंड के कानून का प्रभाव है। इंग्लैंड के दो तीन देश मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, ये ऐसे देश थे जो शुरुआत में मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन्होंने तकनीक रूप से उन्नत हो चुके थे। तो इन्होंने जब तकनीक रूप से उन्नत हो चुके थे, उस समय पानी के जहाज अच्छे बड़े बड़े बना लिए थे, तो यात्राएं करते थे, कब्जे करते थे, ये काम जो है तो इन्होंने शुरुआत में चालू किया था। इंग्लैंड इसमें थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ चुका था, इसलिए इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि इंग्लैंड एक समय उसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब कहीं ना कहीं, है ना, दिन है तो वहां पर इंग्लैंड का कब्जा है, और जहां रात है तो फिर ठीक है, वहां पे तो है, दिन है वहां पे तो ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड ने इतना कब्जा विश्व में किया था। अमेरिका भी एक समय इंग्लैंड के कब्जे में था, बाद में आजाद हुआ, ठीक है ना। ये छोटा सा, अब इंग्लैंड देखो तो छोटा सा है, मतलब मध्य प्रदेश से भी छोटा सा है, थोड़ा इधर उधर इकट्ठा कर लोगे तो कहीं आसपास निकल गया। लेकिन आप सोचो कि फिर उसने पूरे विश्व में जो है तो कब्जा जमा के रखा था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है। इसके बाद फिर एकाध संविधान को और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, थोड़ा जैसे जैसे जापान, जापान का जो संविधान है ना, साउथ अफ्रीका का संविधान है, फ्रांस का संविधान थोड़ा सा कहीं रेफरेंस नहीं मिलता है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान का रेफरेंस कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बातचीत करेंगे, है ना। तो रूस, यूएसएसआर, पहले चूंकि यूएसएसआर था, सोवियत संघ रूस था, फिर रूस हो गया, यानी यूक्रेन, यूक्रेन पहले पार्ट थे, अभी जो लड़ रहे हैं ना यूक्रेन वगैरह, आप देखोगे युद्ध वगैरह चल रहा था, पर वो सब अलग हो गए। तो वो सब कहानी वहां, तो ये कुछ देश के संविधान हैं, ये जो जो कह सकते हैं पहले से बने थे, तो थोड़ी सी बेहतर डेवलप्ड कंट्री थी, तो इन संविधान का जो प्रभाव था वो भारत के संविधान में मिलता है। वो मैं आपको सब बताऊंगा, कहां से हमने क्या लिया था, बेसिक सब बातचीत में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे करूंगा। तो अब हम केवल सीमित हो जाते हैं भारत के संविधान के बारे में, तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं सीधे आ जाऊंगा कि भारतीय संविधान का जो विकास है, डेवलपमेंट्स है, उसको आप इन व्यू ऑफ स्टडी 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये डेवलपमेंट्स तो आपको कई किताब में, खासकर जो पीएससी की तैयारी वगैरह करने वाले विद्यार्थी होंगे तो पॉलिटी वगैरह में इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, पर मेरा उद्देश्य केवल ये रहेगा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि कानून का नजरिया रखते हुए, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी पहले हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको प्रॉपर तरीके से आप जैसे कुछ किताब को रेफरेंस के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो जय नारायण पांडे की हिंदी इंग्लिश में अच्छी किताब आती है, उसको आप देख सकते हैं, वहां पर इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है। बाकी मैंने प्रयास किया है कि इस नोट्स में आपको समराइज्ड वे में वो सभी जानकारी भी मिल जाए, है ना। और हमारा एमसीक्यू, जैसे उसमें 2 ऑप्शन है, एमसीक्यू वाला ऑप्शन है, मेंस वाला अपना मुद्दा है, और इंटरव्यू वाला, तो तीनों चीजें कवर हो जाए और थोड़ा बेसिक जानकारी रहे, कभी भी भविष्य में कोई कुछ प्रश्न पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भैया हमारा संविधान ऐसे बना, तो हम बता सके। तो इतना मैं आपको जरूर यहाँ पर जानकारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए, तो आप मुद्दे की बात करते हैं, अगली बातचीत करते हैं। अब ये जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो करते रहेंगे, बाद में जोड़ेंगे सबको। हाँ चलो,
मैंने भी थोड़ा लेट डाला, चलिए। तो अगली बातचीत करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि इनको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। और एक 1773 का रेगुलेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत शासन अधिनियम आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया। 3 आपके इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आए, क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से काम करता है, इनको भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर सरकार और ये जैसे कह सकते हो मॉन्टेस्क्यू टेक्सट बॉडी क्या है, ये भी मैं बातचीत करूंगा। और फिर संविधान का निर्माण। तो इस प्रकार से ये 5 पार्ट में इसको मैंने क्लासिफाइड किया है। तो सिंपल तरीके से इनको देखना चालू करते हैं। सबसे पहले सन 1600 ईस्वी, तो 1600 से 1765 तक की बातचीत करते हैं, बहुत समराइज्ड वे में। सबसे पहले अंग्रेज आए, सबको पता है ये कहानी कि अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए थे, व्यापारी बन के आए थे, है ना। 1600 ईस्वी में आए थे। जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उस समय क्योंकि वहां पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था, ठीक है। तो एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन बोल लीजिए, डिग्री बोल लीजिए, है ना। जिसे हमारे यहाँ हम बोलते हैं ना नियम, उपनियम, तो ऐसे वहां पे चार्टर, है ना। तो अध्यादेश, जैसे हम बोलते हैं अध्यादेश, तो ऐसे इंग्लैंड में चलता था कि रानी ने कोई आदेश दे दिया तो चार्टर शब्द इसके लिए होता था यूज। तो चार्टर दिया कि भाई आप जाइए और जा करके जो है तो व्यापार कीजिए। और एकाधिकार यानी कि चार्टर के माध्यम से व्यापार का मोनोपोली दी, एकाधिकार दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस पर्टिकुलर एरिया में व्यापार करेगी, दूसरों को नहीं मिलेगा। तो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी ने अपनी पहली बस्ती फिर भारत आए, सूरत में स्टैब्लिश की। इसे जहांगीर, उस समय मुगल साम्राज्य जहांगीर, जहांगीर कौन थे बताओ? शाहजहां के बेटे थे जहांगीर, है ना। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, है ना। मुगल इतिहास तो अपने को अच्छे पढ़ाया जाता है, पता ही है। तो जहांगीर जो है तो जो जिनकी वाइफ जो थी मुमताज महल थी, जिनकी याद में जहांगीर ने जो है तो, जहांगीर नहीं दूसरे थे, सॉरी आई एम सॉरी, शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर दूसरे नंबर के थे। अकबर के बाद जहांगीर थे, जहांगीर थे जिनको शहजादा सलीम बोला जाता था, यही जहांगीर थे ना। अच्छा, शाहजहां थे फिर जहांगीर थे, जहांगीर थे, थोड़ा देखेगा। तो जहांगीर तीसरे नंबर पे है ना, मुझे अभी इतिहास भूल गया है मुगल का, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। जहांगीर ने पहली मतलब इनको कह सकते हो कि शाही फरमान दिया था। और जहांगीर से शाही फरमान प्राप्त करने के बाद पहली बस्ती सूरत में अंग्रेजों ने अपनी बनाई। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद पहली बस्ती बनाने के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजों ने ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, है ना, इसीलिए इसको प्रेसिडेंसी शहर, यानी शुरुआत से ही अंग्रेजों ने इस देश के बड़े शहरों पर जो है थोड़ा सा अपना एक कंट्रोलिंग यहाँ पर बनाना चालू कर दिया था। तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में जो है तो यहाँ पे प्रेसिडेंसी शहर बनाए गए थे। और क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए जो है तो इनको अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति वगैरह भी दी गई थी कि भाई चलो मामूली कुछ कामकाज कर सकते थे, कुछ मामूली, बहुत ज्यादा परिवर्तन वगैरह नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्ली इनको पावर्स यहाँ पर दी गई थी, है ना। ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल सा है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पर कि 1726 का चार्टर आया, पहला चार्टर आया 1726 का, वहां से भेजा गया कि चलो थोड़ा सा इन्होंने कंपनी बना दी है, थोड़ा काम का चालू कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्टर आ करके जो है तो यहाँ पर परिषद मतलब कानून उल्लंघन दंड के लिए बातचीत किया गया। अच्छा सुनो, शुरुआत में क्या था कि शुरुआत की जो ब्रिटेन के चार्टर थे वो क्या थे कि अंग्रेज थोड़ा इस तरह से खेलना चालू किया। भारत में एक तरह से एकदम से नहीं आए, पहले धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भी बताया कि देखिए हम लोग कानून पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और व्यापार करने के दौरान यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से व्यापार नहीं करता है तो उसके साथ हम कार्रवाई करते हैं, फिर चाहे वो हमारी कंपनी का व्यक्ति हो और चाहे आपका व्यक्ति हो। तो वो कभी दिखावे के लिए कंपनी के व्यक्तियों पर भी शुरुआत में कार्रवाई कर दिया करते ताकि लोगों को ऐसा भरोसे में ले सके कि भाई हम लोग सही तरीके से कानून को स्टैब्लिश करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार का चीज जो है, अच्छा ऐसा भी नहीं था कि खराबी लोग थे, कुछ अंग्रेजों भी अच्छे लोग थे, चाहते थे सही तरीके से चले, पर मेन उद्देश्य उनका वही था कि अब कैसे भी करके पहले यहाँ पर व्यापार के नाम पे घुसना है और धीरे धीरे कब्जा जमाना है। ये सब चीजें उन्होंने चालू किया। फिर धीरे धीरे इसी चीज को, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए मेयर कोड की स्थापना वगैरह
ये सब इन्होंने करना चालू कर दिया कि भाई उनकी कोर्ट की स्थापना क्यों कर रहे हैं साहब, कुछ नहीं, वो हमारे मामले हैं उनको निपटाने के लिए, आप अपना अपने देश में जो भी शासन व्यवस्था चल रही चलाइए। यहाँ पे आने के बाद क्योंकि 1600 में आए थे और करीब 1726 100 साल हो गए थे, इतने समय में अंग्रेजों ने भारत की दशा समझ ली थी कि भारत जो है बहुत मतलब चूंकि टुकड़ों में बटा हुआ जो है तो एक देश है, और वो समय एक ऐसा था जब मुगल धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले गए थे, और बहुत जैसे इधर मुगल देख लीजिए, उधर मराठा देख लीजिए, मुगल मराठा है ना, ये सब चीजें चल रही थी, और अलग अलग जगह पर अलग अलग रियासतें थी, क्योंकि आपको पता है कि आजादी के समय 562 रियासतें थी, 562 रियासतें, तो छोटी मोटी ऐसे बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स थे, तो बहुत सारे चीजों में तो उनको समझ में आ गया कि सब टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं, इन पर राज करना आसान है। तो सबसे पहले उन्होंने उस समय की सर्कमस्टांसेस को देखा और देखा कि भाई मुगल तो कमजोर हो गए, तो मजबूत कौन बचा। तो 1757 के आते आते उस समय तक भारत में यदि थोड़ा सा मजबूत कोई, यानी खासकर यदि उत्तर भारत की बातचीत करें तो वहां पर मजबूत था आपका नवाब सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे, तो इनको यदि जीत जाए तो काफी हद तक कंट्रोल अपने हाथ में आ जाए। वॉर ऑफ प्लासी बहुत फेमस, ये पूछा जाता है कि वॉर ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्लाइड लाइट इसको इसके इतना डिटेल से पीएससी में पूछता है, क्लाइड लाइट जो है तो इसको किया था, तो ये इनके बीच यहाँ पर हुआ था, और प्रॉपर तरीके से जो है तो फिर इनको हरा करके, अब यहाँ पर भी सच बताऊं तो थोड़ा सा इनके शाह आलम करके जो है तो इनके सेनापति थे, इन्होंने गद्दारी कर दी थी कि भाई हमको राजा बना दोगे तो हम उनकी सेना कमजोर कर देंगे, ऐसे करके ये हार गए थे नवाब, और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का थोड़ा सा भारत में एक शासन व्यवस्था प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके बीच बहुत सारे युद्ध थे छोटे मोटे, उन पर मैं बिल्कुल बता रहा ना, वो इतनी चीजें आपको बताऊंगा, कानून लॉ के तरफ अपने को मोड़ना है। फिर आते हैं 1765 से 1857 तक की पीछे कहानी। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया, बड़ी फतह अर्जित कर ली, तो अंग्रेज लेकर के आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये कई समय जगह से इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो जैसे कि आपसे जब पूछा जाए कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था, 1773 में भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था, और पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में। तो 1773 में पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बातचीत करें। तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली वही था कि अब ये क्योंकि अंग्रेज कब्जा जमा चुके थे, उनको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ न्यायालयों की, बड़े स्तर पर न्यायालयों की स्थापना करनी थी, ठीक है। तो इसके लिए फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के अधिकार पर जोर दिया गया, ठीक है। कंपनी के मतलब थोड़ा सा संविधान भी बदला गया कंपनी का, जिसमें ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ज्यादा बेहतर किया गया, क्योंकि उस समय तक समझ में आ चुका था कि भारत में अब हम थोड़ा सा शासन भी करने लगे हैं, पहले व्यापार कर रहे थे, अब शासन भी करने लगे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ब्रिटेन थोड़ा सा सरकार ने भी, ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा कंपनी से पावर अपने पास लिया, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से न्यायालयों की स्थापना वगैरह की, ये सब चीज किया। और यहाँ पर गवर्नर जनरल बंगाल, मतलब बंगाल को थोड़ा सा बेस किया गया और मतलब सबसे प्रायोरिटी में रखा गया, बंगाल में गवर्नर जनरल को स्थापित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल बंगाल का स्थापित किया गया, और बाकी यानी कलकत्ता, बंबई, मद्रास जो थे, सॉरी कलकत्ता तो बंगाल में ही आता है, बंबई आपका, मद्रास जो ये थे, तो ये जो दूसरे प्रेसिडेंसी शहर थे ये बंगाल को रिपोर्ट करते थे, यानी कलकत्ता में जाकर रिपोर्टिंग करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मद्रास जो है तो मतलब वो उन पर कंट्रोल रखते थे, मतलब हेड ऑफिस एक तरह से 1773, ये एक आध बार मैंने देखा है एमसीक्यू जैसे ये जीके जीए से पूछ लेता है, तो ये यहाँ पर इनका कंट्रोल हेड ऑफिस कहाँ था अंग्रेजों का। तो देखा जाए तो अब ये ध्यान रखना, जब अंग्रेज शुरुआत में आए
तो शुरुआती उनका हेड ऑफिस कहाँ था? गुजरात, सूरत में पहला, ठीक है। फिर जब अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत हुए तो उनका हेड ऑफिस एक तरह से बंगाल था। बंगाल समझना, पहले अंग्रेज आते थे जहाज से, पहले अंग्रेज किससे आते थे? जहाज से, ठीक है। तो आपका की बंगाल जो बंदरगाह था तो इजी था, इसलिए बंगाल, बाकी बंबई उधर भी था, बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि आपका जो है तो इसी में बंगाल के गवर्नर, ये सब मैंने बता ही दिया आपको, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ये सब डाटा इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने काम का डाटा है। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और एक सीजीआई, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश को स्थापित किया गया। पहले सीजीआई थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे जो है तो पहले सीजीआई थे, कह सकते हैं कि भारत के। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहीं से मैं आपको पूछ लेता हूं कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बना, तो अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? अंग्रेजों ने जो स्थापना बता दिया मैंने, 28 जनवरी 1950 को वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है ये एस्टेब्लिश किया था 28 जनवरी 1950 को। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग देखते हैं ना, पहले ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। पहले राष्ट्रपति जो भवन था, तो राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति भवन ही था या सांसद, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, मैं वहां नोट डाउन कर रखा है आगे। तो मतलब उनको एक कमरा दे दिया गया था कि भाई चलो यहाँ बैठना। तो 1+7 एक सीजीआई और 7 जजेस की बेंच बनी थी शुरुआत में, है ना। मैं बताऊंगा, मैंने सब चीजें उसमें आगे थोड़ा जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पे थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूंगा, अभी परेशान मत हो ना, अभी इधर वापस आते हैं। तो ये आपका पहले आपके सीजीआई, पहले सीजीआई जो है तो ये थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन थे? पूछ लिया आगे। ये मध्य प्रदेश के थे। हीरालाल जी कानिया, हीरालाल जी कानिया, ठीक है ना, हीरालाल जी कानिया। तो ये मध्य प्रदेश के थे। हीरालाल जी कानिया जो है तो आपके भारत के पहले सीजीआई थे। यहाँ पे हिदायतुल्लाह जी जो है तो मध्य प्रदेश के, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान। फिर इसके बाद आया, देखो अब देखो अंग्रेज यहाँ पर अब एक्ट लाना चालू किया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब देखो समझना, ये होता क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब ये होता क्या है कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, अब उसमें कमियां हैं, तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए भैया पिट्स इंडिया एक्ट, तो ऐसे बहुत सारे पिट्स इंडिया एक्ट आए, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं थे, मैं थोड़ा थोड़ा। तो एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। अब इनमें काम की चीज मैंने बताया, तो इसमें क्या किया गया कि भैया इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे था, इसलिए पिट्स इंडिया इसको नाम दिया गया। ओके, वाणिज्यिक राजनीतिक, तो बेसिकली ये बोला कि यहाँ पर एक ना ऐसे ये जैसे उनको 2 ग्रुप बनाए जाए, एक वाणिज्यिक मामले को देखेगा, एक जो है तो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मामलों को देखेगा। तो कॉमर्शियल पॉलिटिकल मामले को अलग अलग देखने की बातचीत यहाँ पर एक बोर्ड बना करके यहाँ पर की गई, है ना। तो ये एक वाणिज्यिक बोर्ड हो गया, एक राजनीतिक बोर्ड हो गया। तो बोला अलग अलग मामले सुनो। तो ये अब यहाँ बता दिया गया कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक मामलों देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है तो ये राजनीतिक मामलों देखता था। तो ये थोड़ा सा ये काम की चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल ब्रिटेन से था और ये थोड़ा कंपनी पर था कि कंपनी इसको कंट्रोल करेगी, इसको ब्रिटेन सरकार कंट्रोल करेगी। तो ये इसमें लिखा भी है कि बोर्ड ऑफ संसद मतलब ये सीधे नियंत्रण में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे इंग्लैंड से कंट्रोल होता था। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1813। अब देखो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा सा वहां पर काफी कुछ होना चालू हुआ था, है ना, और काफी कुछ होना चालू हो गया था। मतलब कि अब चूंकि इसमें मैं डिटेल्स नहीं लिखा है, देखो करप्शन हमारे देश की समस्या नहीं है, विश्व की समस्या रही है। और जब खूब पैसा आता है, चारों तरफ पैसा आता है, तो आदमी करप्ट हो जाता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, है ना, आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि एक समुद्र में रहने वाली मछली कब कितना पानी पी जाए आप हिसाब नहीं लगा सकते। ऐसी एक
जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है जिसके पास पैसा चारों तरफ से आ रहा है, यानी उस समय ब्रिटेन यहाँ पे लूट खसोट कर रहे थे, चारों तरफ पैसा आ रहा था, यहाँ से जो अफसर रिटायर होकर जाता था बड़े बड़े जहाजों में सामान भर के लेके जाता था, ठीक है, ये तरीके से देख, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे जाने लगे, तो वहां पे लोग को लगने लगा भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो दूसरी जो कंपनियां थी उन्होंने भी जब हल्ला मचाना चालू किया, तो 1813 के चार्टर के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी। बोलिए अब जिसको भी भारत में व्यापार करना है चाहो, मतलब सबके लिए दरवाजे खुल गए। तो 1813 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली थी वो समाप्त हो गई, और जितने भी ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी, तो उनको भी अवसर मिल गया कि आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए, व्यवसाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वो सब आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच नियम कानून वगैरह सब बनाई गई। अब यहाँ पर चूंकि इनको समझ में आ गया कि हमें अपना इस देश में जो है तो सत्ता जमानी है, और साथ में अपनी धीरे धीरे अपने लोग भी स्टैब्लिश करनी है। तो ये 1813 एक ऐसा समय था कि थोड़ा सा इंग्लैंड इस तरीके से भी डेवलप थोड़ा सा हुआ कि मिशनरीज भेजना चालू किया। मिशनरीज मतलब कि आप जाइए, बताइए लोगों को कि ईसाई धर्म जो है में कितनी अच्छाई है, उस सब चीजों को बताइए ताकि लोग कन्वर्ट हों। तो एक तरह से ईसाई के तौर पर कन्वर्जन की कहानी जो है तो 1813 से मतलब अपने धर्म की बातचीत करके जो बातचीत चालू हुई, तो ये 1813 के चार्टर के माध्यम से मिशनरीज को भी भेजना चालू कर दिया गया। और उस तरह से भारतीय साहित्य मतलब भारत के साहित्य को भी थोड़ा सा कि उसको भी थोड़ा सा ऊपर उठाने का काम किया, कि लगा कि भाई भारत में बहुत कुछ है, तो साहित्य को उठाने का काम किया। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं, बहुत कुछ सपोर्ट भी किया, है ना। देखो बहुत सारी बातें हैं, अंग्रेजों की बहुत बुराई हम कर सकते हैं बहुत सारी मामले में, लेकिन मेरा एक बहुत व्यक्तिगत मानना है कि अंग्रेज ही भारत को इकट्ठा करके गए। यदि अंग्रेज नहीं होते तो भारत जैसे आपका यूरोपियन कंट्री में छोटे छोटे है इतने, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ये जर्मनी है, ऐसे हम भी, ये मध्य प्रदेश है, ये अलग बिल्कुल एक अलग देश मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश अलग देश, ऐसे हम भी बटे बटे होते। तो अंग्रेज ने कम से कम ये करके जरूर गए, है ना। चलिए वो तो डजन मैटर, वो अलग कहानियां हैं। तो ये यहाँ पे चालू किया। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। ये चार्टर एक्ट आपका जो 1833 आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्टर था। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि माना जाता है इन व्यक्ति को। ये एक ऐसा दौर था जब बंगाल में थोड़ा सा समाज सुधार भी चालू हुआ था, है ना। राजा राम मोहन राय नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। तो वो समाज सुधार का भी दौर था। ये थोड़ा सा सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। थोड़ा सा सती प्रथा वगैरह को दूर करने का भी प्रयास जो है तो इनके ऊपर माना जाता है। तो एक कह सकते हो कि विलियम बेंटिक को जो तो गवर्नर जनरल किया गया। अब यहाँ पे बंगाल के, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज थी कि बंगाल गवर्नर को भारत का बना दिया गया, भारत का। तो ये 1833 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल माना जाता है, ये ब्रिटेन थे लेकिन भारतीय थे राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो ब्रिटेन, अंतिम ब्रिटेन जो है तो आपका गवर्नर जनरल माना जाता है माउंट बेटन को, और अंतिम गवर्नर तो ब्रिटेन जो तो वो थे, और गोपालचारी जो है तो वो अंतिम थे, ठीक है ना, भारतीय थे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज पर थोड़ा सा आप चूंकि नोट डाउन एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना जो एमसीक्यू में बन जाती है ना। तो ये जीके जीएस में पूछ सकता है। चलो, विधायी शक्ति को मजबूत बनाया गया, सब कुछ ये किया गया। और ये वो समय भी था, मैं इसमें नहीं लिखा है, मैंने कुछ बहुत सारी चीजें हटा दी है, मैं आपको बता दूं। भारत में वैसे देखा जाए तो ये 1813 और यही दौर था जब भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं को भी, है ना, स्थापित करने की बातचीत की गई थी। तो भारत में भी मतलब कि आईपीएस वगैरह, तो ये दौर था जब यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा, आगे इसे लिखा है जहाँ पर, देख लेते हैं कभी इधर, हाँ ये इधर था, बिल्कुल ये था 1853 में, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। तो ये यहाँ पे था, और ये आपका चार्टर एक्ट जो 1853 का था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्योंकि भारत में सिविल सर्विसेज में जो है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब से चालू हुए थे,
तो ये 1853 के चार्टर के माध्यम से। तो भारत में अंग्रेज लोग जो है तो प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाते थे, और वहां पर कह सकते हो कि बहुत सारे, है ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर अंग्रेज बनवाते थे। बहुत सारी भारतीय पिक्चरों में तो इतना, साउथ की पिक्चरों में एक आध दो पिक्चरों में जैसे ना कलेक्टर, पहले के जमाने के राजा कलेक्टर साहब बन गए हैं, तो ये साउथ में एक रजनीकांत की पिक्चर देखा था मैंने, है ना। तो ये ऐसे इस प्रकार के, ये भाई कलेक्टर थे तो बड़े बड़े राजा कलेक्टर बन गए थे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर। फिर इसके बाद हुआ 1857 की क्रांति। अंग्रेज बहुत कुछ कर रहे थे, पर सब कुछ करने के पीछे का उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ पर लंबे समय तक हमें शासन करना है। उनका मेन उद्देश्य ये था। तो जिनको ये चीज दिखा कि भाई अंग्रेजों का उद्देश्य जो है लंबे समय तक शासन करने, हमें गुलाम बना के रखना है, कहीं ना कहीं इस देश में रहने वाले व्यक्तियों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी वायलेट कर रहे थे। तो इससे कुछ लोग दुखी थे, नाराज थे। उन कह सकते हो नाराज लोगों की संख्या बहुत सारी थी। तो उस समय कह सकते हैं कि तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस चीज से दुखी थे, और इसीलिए कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति का एक अपना अलग ही चैप्टर है, एक अपना अलग ही बातें हैं, कब चालू हुई कब खत्म हुई, बहुत सारी बातें जो है तो वहां पर की जा सकती है, पर यहाँ पे हम डिस्कशन उसको नहीं करेंगे। समराइज्ड वे में हम बताने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति को स्टार्ट, जैसा कि बोला जाता है कि मंगल पांडे के द्वारा जो है तो किया गया। कहां से किया था मंगल पांडे ने? मेरठ, यूपी में मेरठ की छावनी थी वहां से। और 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में स्टार्ट कहां से माना जाता है? नीमच छावनी से, है ना। ये लिख लेना, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरठ से चालू हुई थी। मंगल पांडे ने विरोध किया था जो कारतूस है उसका, और भारत मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें तो नीमच से जो है तो यहाँ पर ये चीज रहा। 1857 की क्रांति जो है तो 2-3 साल में पूरी तरह से दबा दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति को बहुत लंबे समय तक खींच के रखा था एक व्यक्ति ने, जिसको मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड भी बोला जाता है, जिनकी जिनकी मूर्ति बहुत इनका भी एक अपना इतिहास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इनको गद्दारी, इनको कुछ लोगों ने, वही है ना, अपने लोगों ने ही मारा है। वही कहावत है ना कि हमको अपनों ने मारा, गहरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक धुरंधर हुए हैं, और कह सकते हैं कि जो तात्या भील जी जो थे, तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि ये चाहते, है ना, तात्या भील जी की ये चाहते तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते थे, लेकिन हो गया। उनको पता चल गया था, उनका भी एक इतिहास, ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास। अभी सब में डिस्कशन करेंगे तो कहानी लग जाएगी, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज यहाँ पे है। तो ये काफी समय तक चला हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये मतलब ये 90 वर्ष तक चला, मतलब कि वो आजादी की लड़ाई, उसको विद्रोह को तो 1-2 साल में ही समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, जब ये 1857 का विद्रोह हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, काफी हद तक अंग्रेजों को उसको दबाने के लिए बहुत सारी कह सकते हो कि फोर्स, मिशनरी यूज करनी पड़ी। इससे अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं रह गई देश में, यानी अब हमको आ जाना चाहिए। तो फिर अंग्रेज जो है तो ब्रिटेन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस समय की, जो महारानी थी एलिजाबेथ, तो इन्होंने जो है तो कह सकते हैं कि कंपनी शासन को अंत किया और भारत शासन अधिनियम 1857 लाया। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 जो है तो लेकर के आया। इसके माध्यम से कह सकते हैं कि यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो था, उन सबको समाप्त कर दिया गया। तो सब समाप्त होगा, ये सीधे ब्रिटेन के कंट्रोल पे इस देश का रहेगा हिसाब किताब पूरी तरह से, ठीक है। और सहायता करने के लिए परिषद वगैरह की स्थापना की गई, ये सब किया गया। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय जो है तो नियुक्त किया गया।
और कहा गया कि जाइए इस देश की व्यवस्था को बेहतर कीजिए। ये इस तरह से चीजें यहाँ पे चालू है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? बोर तो नहीं हो रहे हो? नींद तो नहीं आ रही है? इतिहास पढ़ने फिर नींद आती है, पर काम की चीजें ही बताऊंगा, बहुत भारी भरकम नहीं, थोड़ा 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 आज कल तक में थोड़ा बेसिक बेसिक सभी चीजें आपको मैं बता दूंगा। आनंद आएगा, मजा आएगा, कुछ चीजें आपको मिलेंगी अच्छी तरीके से, है ना। बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, जो एमसीक्यू वाली, जिनको बस स्पेस की बोले से लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 1858 का भारत शासन अधिनियम पहला आया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं, 15 सदस्य, ये सब चीजें नहीं, इतना डिटेल्स कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर हमेशा रहता है कि जब कोई जैसे भारत शासन अधिनियम आया, अब इसमें कमियां थी, हमेशा कानून में कमियां रहती हैं, उसको पूरा करने के लिए आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। चलो 1861 आया तो इसमें कुछ कुछ जो भी कमियां थी उसको दूर करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो वही था कि पहले की भारतीयों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया, प्रांत वगैरह को जोड़ने का प्रयास किया, अध्यात्म, बहुत सारी चीजें भी लिखा है मैंने। बॉम्बे प्रेसिडेंट शहर को बहाल किया गया, प्रांत को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का, छोटे छोटे कानून तुम खुद बना सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़े अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसको हम बोलते हैं, जारी कर दी, सभी सब अंग्रेजों ने यूज करना चालू कर दिए थे, तो ये सब पावर्स इनको दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव नहीं है। तो उस समय फिर आपका 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको मोटले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय के जॉन मॉर्ले जो है, तो है ना, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको, क्योंकि मार्ले, जॉन मॉर्ले जो है तो ये भारत के कह सकते हैं कि विदेश मंत्री थे, और उस समय तात्कालिक वायसराय मिंटो थे। तो ये दोनों थोड़ा चाहते थे कि भारत में सुधारवादी, तो थोड़ा सॉफ्ट, ये लोग सॉफ्ट है, यानी जैसे कहते हैं ना कि जैसे आगे चलेंगे, कांग्रेस में गरम दल नरम दल होता था, एक होता है ना, एक थोड़ा सा मतलब कि तेज, यानी कि लड़ाई झगड़ा और उस तरह वाली क्रांतिकारी विचारधारा व्यक्ति, और एक सबको लेके चलो वाले, ऐसे लोग हैं। हाँ, लाल बाल पाल, बिल्कुल, है ना। तो वो कहानियां थी, तो बेसिकली ये थोड़ा सॉफ्ट है, नहीं, सबको लेके चलो, सबको मिला के चलो, अरे कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसे लोग थे। तो ये कुछ ऐसे थे उस समय, चूंकि भारत में हिंदू मुस्लिम होने लगा था, है ना, तो वो सब चीजें भी होने लगी थी, तो फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को फैलाना, वो बात अलग है। देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम, अभी हिंदू मुस्लिम के बारे में बातचीत करें तो हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं कि ये कोई पहले से, ये भी एक अपना इतिहास है, उस इतिहास को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और हिंदू मुस्लिम की बातचीत करें तो देखो, भारत में पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? मतलब पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? नहीं, ये 1500 कुछ समथिंग में हुआ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 1526। हाँ, किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम, नहीं, सुनिए, 3 हुआ था, एक बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में पहले हुआ था, फिर एक अकबर और आपका हेमू के बीच में हुआ था, है ना, दूसरा पानीपत का जो दूसरा युद्ध बोला जाता है, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठा और मुगलों के बीच में हुआ था, है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब सन मुझे याद नहीं है, उनका मतलब इतिहास याद है, उनका प्रभाव याद है। पहला युद्ध, अब जैसे देखो, अब देखो कितनी चीजें इंटरलिंक हो। पहला युद्ध, क्योंकि बाबर पहला मुगल शासक माना जाता है ना, बाबर को माना जाता है, मुगल शासन की स्थापना जो है तो बाबर ने ही की थी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी, उसमें लोधी वंश चलता था, लोधी को समाप्त किया, इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। तो बाबर कह सकते हैं कि हराया था, पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, एक तरह से मुगल शासन स्थापित हुआ था। दूसरा युद्ध में अकबर अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। उस समय अकबर बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं था, बेसिकली देखा जाए तो उसका जो वजीर था वही आगे बढ़ के इसको लड़ा था। दूसरा युद्ध हुआ था उस समय, दूसरे युद्ध में जो है तो हेमचंद हेमू को जो है तो अंतिम कुछ लोग उसको अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था विक्रमादित्य। ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना, राजा विक्रमादित्य हम बोलते हैं, ये विक्रमादित्य एक्चुअली उपाधि का नाम था, और ऐसा माना जाता है भारतीय इतिहास में
14 राजा ऐसे थे, 14 राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पहला विक्रमादित्य, क्योंकि देखो पहला विक्रमादित्य वो व्यक्ति थे जिनको थोड़ा इतिहासकारों में हल्का सा विभेद है, उनको हम डिस्कशन कभी मध्य प्रदेश का इतिहास कभी करेंगे तो करेंगे, है ना। परमार वंश कुछ लोग बोलते हैं, पर उनका भी विक्रम संवत की स्थापना, उन्होंने शकों को हराया था, तो विक्रम संवत की स्थापना की थी। उज्जैन के राजा थे, किस वंश के थे कुछ कंफर्म नहीं, कुछ लोग परमार वंश का मानते हैं पर एग्जैक्ट नहीं पता। इसके बाद जो है तो इतिहास में विक्रमादित्य पहला मतलब उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी किस वंश का? गुप्त वंश का, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से पहला, फिर उसके बाद से काफी लोग ने उस उपाधि को धारण की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था आपका? हेमचंद्र हेमू, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। तो ऐसे ध्यान रखें। बाकी तीसरा जो युद्ध हुआ था, यानी वो एक समय था जब हिंदू मुस्लिम चालू हो गया था, और जो कि मराठा मुगल के बीच में जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसको देखो, इसको कई लोग, कई इतिहासकार बोलते भी है कि देखो हमारे देश में जो है तो जैसे कहते हैं ना कि अभी केजरीवाल हार गए दिल्ली में, ठीक है, पर अब जब हार गए तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? पता है? अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला। तो उन्होंने क्या कहा कि और लड़ो आपस में, यानी कि कांग्रेस और आपको कहा कि और लड़ो आपस में, क्योंकि केंद्र का जो चुनाव था दोनों ने साथ में लड़ रहा था। यही कांग्रेस पिछले बार से इस बार 2% वोट ज्यादा लिया, अब भाजपा ने मात्र 2%, यानी बहुत सारे मार्जिन, 3000 4000 से मार्जिन से, और यही कांग्रेस आप मिलकर लड़ती आपसे में सीटें बंटवारा करके, तो हो सकता था कि भाजपा की वापसी ना हो। लेकिन यही है ना कि तो उस समय मतलब मुद्दे की बात में ये क्यों ये बात यहाँ पे बोली मैंने, क्योंकि उस समय मुगल और जो मराठा है वो दमदार थे, वो आपस में लड़े और आपस में लड़के कमजोर हो गए, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया, भाई तुम्हें लड़ लो, किनारे खड़े रहो, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कि लड़ लेंगे, अच्छा है ना। तो मजबूत लोग लड़ लेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर हमको छोटे छोटे बचेंगे कम शक्ति वाले लोग, तो इनको हमको कब्जा करना आसान रहेगा। तो यही किया, इस देश में यही हुआ। चलिए, तो फिलहाल वापस आते हैं। तो फिर बाद में तो फिर जहां लड़ाना होता वहां लड़ा देते थे, फूट करो राज करो, बहुत सारी बातें। तो ये एक समय था, चलो हिंदू मुस्लिम एकता की बातचीत उन्होंने की थी, ठीक है। थोड़ा सांप्रदायिक, इसलिए इनको सांप्रदायिक पिता के रूप में भी, सांप्रदायिक उसके पिता के रूप में भी लॉर्ड मिंटो को माना जाता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम्स को जो है तो चालू करने, समाप्त करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। चलिए, फिर बाद में ये दौर भी ऐसा था, भारत में कह सकते हो भारतीय लोग भी बड़े बड़े पदों पर उस समय तक जाने लगे थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, तो भारत का भी इन्फ्लुएंस बनने लगा था। लेकिन ये बहुत ज्यादा सुधारजनक नहीं बना, और 1858 का भारत शासन अधिनियम जब फेल होने लगा, तो फिर अंग्रेजों ने अगला भारत शासन अधिनियम लेके आए 1919 में, और इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो बेसिकली 1919 में इसको लेकर के आए, ठीक है। तो ये दो लोग थे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, दोनों व्यक्ति मिल करके भारत के मतलब सचिव थे, ठीक है ना, और वायसराय जो थे, दोनों ने मिल करके थोड़ा सुधारों की बातचीत यहाँ पे भारत में और की। ये समय था जब भारत में कह सकते हो कि जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, तो इसके माध्यम से अब यहाँ से थोड़ा सा कह सकती हो कि थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की चालू कि मतलब यहाँ से प्रयास ये किया गया। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि इंग्लैंड का कंट्रोल ज्यादा था, 1858 का जो भारत शासन नियम था उसमें भी इंग्लैंड का कंट्रोल ज्यादा था। तो थोड़ा सा मतलब भारत में जो शासन कर रहे थे वो चाहते साहब हम कुछ डिसीजन स्वयं ले सके, हम हर चीज के लिए इंग्लैंड को देखते रहेंगे तो हमारा देश कैसे चलाएंगे, थोड़ा सा हमें मुक्त कीजिए। तो फिर यहाँ पे कहा ठीक है भैया, हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की बातचीत कर लेते हैं, इसमें तुम केंद्र सरकार बना लो, प्रांत में छोटी छोटी राज्य सरकारें बना लो, है ना, प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार बना लो, और यहाँ पर यहीं पर जो है तो आपका वही है कि लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, मतलब वो विधानसभा परिषद, राज्यसभा, वो सब बातचीत इसी से चालू हुई। तो ये सब बना लो और देश को चलाओ।
अंग्रेजों ने ये अच्छा इसमें लिया था, लेकिन काफी हद तक प्रयास ये किया था कंट्रोल हमारे पास रहे, तो इसलिए इसमें सुधार की बहुत सारी बातें की गई थी। मैंने इसको सब चीज नोट्स में नहीं रखा क्योंकि इतनी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। इसमें बहुत सारे सुधार की बातचीत की गई थी, बहुत सारी बातें, है ना, कि इसमें जैसे आप देखो तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, केंद्र की, राज्य की, और सबका वो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, संविधान में पढ़ा होगा, सूचियां बनी थी कि एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, ये सब यहाँ पे सूचियां में बनाया गया कि भाई सबका अलग अलग विषय पर विधि बनाने की शक्ति होगी। मतलब कुल मिलाकर के विधि बनाने की शक्ति दी गई थी कि वहां पर जो कह सकते हो कि केंद्रीय जो सरकार है, ठीक है, वो विधि बना सकती थी। उसमें अंग्रेज के अधिकांश लोग अंग्रेज के होते थे, भारत के गिने चुने ना के बराबर होते थे, अधिकांश अंग्रेज के होते थे, भारत के ना के बराबर, इसलिए इसका विरोध हमेशा होता रहा। लेकिन जब इसको लागू किया गया तो इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें थी बहुत स्पष्ट नहीं थी, तो कह सकते हो कि इसका विरोध होने लगा कि साहब ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। भारत के उस समय तक कांग्रेस का भी एक ये समय जो था, ये आपको बता दो कि 1885 में कांग्रेस का जो है तो जन्म हुआ था, और कांग्रेस का जो जन्म हुआ था वो एक ब्रिटेन ने ही किया था, जॉर्ज ह्यूम ने किया था। तो उनका उद्देश्य ये था कि ऐसे लोगों को बिठा दो जो हल्ला मचाए, लोगों को केवल गुमराह करना है, लोगों को लगे कि एक ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अधिकारों के लड़ रहे हैं, पर ये केवल तुमको बाहर यही दिखाना है कि हम बोले नेता बनना है, मतलब नेता बनना है, जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो जाके अरे सर आप देख लीजिए, सब गरीब जनता है, तो 400 रुपए हमको दे दीजिए, 50 रुपए में इनको मैं पार्टी दे दूंगा, चाय पिला दूंगा, सब खुश जाते हैं, 50 रुपए हम घर में रख लेंगे, ठीक है ना सर, नाराज मत होइएगा। लगभग इसी चीज के लिए उस समय कांग्रेस बनी थी, ठीक है ना, कि ऐसे थोड़ा सा काम करके कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि थोड़ा सा 1907-8 तक, है ना, जब वो पढ़ेंगे 1906-7-8 में, जब कांग्रेस में भी जो है तो वो हो गया, क्योंकि उस समय तक कुछ लोग समझ में आ गया कि कांग्रेस किस लिए बनी, तो इसका विरोध किया गया, बहुत सारी अंदरूनी लड़ाइयां भी हुई। तो लेकिन कुछ प्रखर नेता होने लगे जो चाहते थे कि नहीं, आप देश को तो आजाद करना है और सबसे छुटकारा मिलना है, सब कुछ चाहने लगे। तो फिर ऐसे में जो है तो ये सब कुछ, ये इस वजह से ये 1919 का बदलाव है, ठीक है ना। ये इस बदलाव के पीछे बहुत सारे राजनीतिक वजह थी उस समय की, उतना डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। और उस समय तक गांधी जी भी जो है तो उभरने लगे थे, कुछ एक दो सत्याग्रह गांधी जी की भी जो है तो, है ना। असहयोग आंदोलन कब का था याद है ना, शायद 1915-20 के आसपास का ही था वो, हाँ उसी समय का था। तो उस समय तक बहुत कुछ देश में होने लगा था कि थोड़ा सा गांधी जी का चंपारण, पहला गांधी जी का जो सफल अभियान माना जाता है, चंपारण का जो है तो आंदोलन माना जाता है। देखना पढ़ना चंपारण आंदोलन क्या है, ठीक है। असहयोग आंदोलन भी सफल हो जाता है। चौरा चौरी कांड हुआ था, तो गांधी जी ने पीछे, मतलब यूपी में एक जगह है चौरा चौरी नाम की, वहां पर कुछ अंग्रेजों को लोग जला के मार दिया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वापस नहीं लेते, इसका विरोध भी किया गया था कि एक घटना की वजह से आप कर रहे हो। तो उस समय इतना दबाव बन गया था कि थोड़ा और प्रेशर बनाते तो हो सकता था कि 19-20-30 में ही हम आजाद हो जाते, लेकिन फिर हो गया, कहानी ऐसी थी, है ना, कि नहीं हो पाए। चलिए वापस आए, क्योंकि क्या था, देखो बहुत सारी कहानियां थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था पता है आपको, है ना। तो वो समय था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे भी थोड़ा सा लड़ करके जो तो इंग्लैंड कमजोर था, इंग्लैंड पर ये दबाव बन रहे थे, ठीक है। तो ये सब कहानियां थी, ये बहुत सारी बातें थी। चलो वापस आते हैं, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। इसमें कमियां थी, दूर करने के लिए साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया तो ये चूंकि एक 7 सदस्यीय कमीशन था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब इसमें जो है तो अंग्रेज थे। अब भाई तुम भारत में व्यवस्था संभालने के लिए कमीशन ला रहे हो और सब तुम अंग्रेज रख रहे हो, तो तुम कैसे मान ले कि तुम भारत का भला चाह रहे हो। तो फिर गो साइमन गो, याद होगा कौन थे जिनको लाठी पड़ी थी, लाला लाजपत राय, है ना। गो साइमन गो, किनारे चालू हुए वालों को आ रही है। आवाज आ रही है? ओके ओके, अभी एकदम डिस्टर्बेंस होगा सब। चलिए समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है, नींद आ रही बता देना, ठीक है। चलिए, तो साइमन कमीशन आया। अब ये साइमन कमीशन आया और यहाँ पर भी कुछ सुधार की बातचीत की गई। अंग्रेजों ने कहा कि हमने इसमें अंग्रेज इसलिए बैठाया है कि तुम भारतीयों में इतना दम ही नहीं तुम अपना संविधान बना सको, तो
तुम इतने पढ़े लिखे समझदार हो नहीं, हमने पूरा विश्व में शासन किया, हमें पता है कि कैसे देश चलाते हैं, तुम्हें पता है, तुम आपस में लड़ झगड़ते रहते हो, तो इसलिए तुम्हारे बस की बात है नहीं। तो इसलिए जो है तो अंग्रेजों को इसमें शामिल किए, भारतीय को नहीं शामिल किए। काफी विरोध वगैरह बातचीत की गई, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश की गई, चैलेंज किया गया, तो उसकी रिपोर्ट को भी एक तरह से खारिज कर दिया गया। लेकिन चूंकि भारत को साइमन कमीशन के दौरान जब आया था, तो उस दौरान भारत को मतलब अंग्रेजों ने चैलेंज टाइप से किया कि भाई तुम्हारे बस की तो बात है नहीं संविधान बनाना, ये तो हमारा काम है। जिनके संविधान नहीं थे वो कह रहे हैं कि हमारे बस का संविधान बनाना है, देखिए ये तो हाल थे। तो उस समय फिर मोतीलाल नेहरू जी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, वकील थे, काफी पढ़े लिखे समृद्ध व्यक्ति थे। तो मोतीलाल नेहरू जी बोला अच्छा ऐसा क्या, हम बनाएंगे। तो फिर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट, तो यहाँ पर जब साइमन नेहरू का विरोध किया तो साइमन तो वही कि लॉर्ड बेकरहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि मसौदा स्वीकार हो, तो फिर उन्होंने एक समिति गठित किया कांग्रेस ने, और फिर यहाँ पर कह सकते हो कि एक संविधान की रूपरेखा तैयार की गई और प्रॉपर तरीके से काफी कुछ चीजें जो है तो यहाँ पर शामिल किया गया। कभी नेटवर्क में सर्च करोगे तो नेहरू रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, काफी अच्छा मसौदा था, उसको भी बनाया जा सकता था, पर ठीक है चलो हमारे देश में ऐसी कहानी थी नहीं हो पाया। तो ये इसको बनाया गया, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन वही है अंग्रेजों को तो उसको रिजेक्ट ही करना था, तो इसलिए कोई बचा थी नहीं। ठीक है, इन्होंने भी अपना एक प्रयास किया 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बारे में। अब इसके बाद जो है तो जब साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट सबको खारिज कर दिया, अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई तुमको लगता है 1919 का एक्ट खराब, भारत शासन नहीं खराब है, तो फिर अंग्रेजों ने 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया। अब ये भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो है, ये काफी बेहतर भारत शासन अधिनियम माना जाता है। और भारत के संविधान को आप यदि देखो, इसकी लिखावट जिस तरह से लिखा गया है, भारत के संविधान का देखो, जैसे अभी हाल ही में जो है तो बीएनएस बीएसए और बीएनएसएस आया, बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए 3 एक्ट आया ना, तो हर तरह की बातें लोगों ने की, कहा कि बोले साहब, बोले हमने पुराना को हटा के नया क्या किया, केवल आपको पता है धाराएं बदल दी बस, और कुछ नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में भी ऐसा कुछ नहीं किया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेजों ने बनाया था, नेट में निकाल लेना, उसका 50 से 60% संविधान में बस ये है कि आजाद हो गए थे तो कुछ अपनी चीजें भी हमको इसमें रखना था, लगे कि हमारी भी चीजें हैं तो उसको हमने रखा। लेकिन बेसिक जो फॉर्मेट है, बेसिक जो कहते हैं ना कि तरीका है, सेक्शंस, आर्टिकल्स, सूचियां, सेम कहानी, वहां भी अनुसूची थी, इसमें भी अनुसूचियां हैं, वहां भी 3 जो मेन चीज है, वहां भी 3 सूचियां बनी थी, एक केंद्र राज्य संघ सूची, इसमें भी 3 सूचियां बनी है, वहां भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की व्यवस्था थी, यहाँ भी है, वहां भी न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका की व्यवस्था थी, यहाँ भी न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका की व्यवस्था है। कुछ भी बदलाव नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव है तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कुछ चीजें हैं जो यहाँ वहां से, वो भी हमने यहाँ वहां से सब इकट्ठा करके रख लिया। तो कह सकते हैं कि बहुत ऐसा भारी भरकम चीजें नहीं है, क्योंकि अंग्रेज ने ही काफी हद तक काफी चीजों को यहाँ पर शामिल कर दिया था। तो आप इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का पीडीएफ नेट से निकाल लो और कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यहाँ पे सभी कहानी की गई, अब ये सब मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, विधायिका विधायिका सब चीजें की गई, सब बातचीत यहाँ पर की गई, संघ सूची और 3 सूचियां, सब संघीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्धित, सब चीजें सेम कहानी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा भारी बदलाव नहीं था। लोक सेवा, यहाँ पे देखो कि आरबीआई यानी आरबीआई, आपको पता है आरबीआई कब पढ़ा जाता है, 1935 का। आरबीआई हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 इसी भारत शासन नियम से ही एस्टेब्लिश थी, और अभी भी उसी मतलब तभी से एस्टेब्लिश मानी जाती। बस संविधान बन गया तो उसको हमने मान्यता दे दी, बाकी तब से एस्टेब्लिश थी। इस देश में जो है तो आपका वही की लोग जो आपका यूपीएससी पीएससी वगैरह बिल्कुल अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश की थी, है ना, उसको हमने कंटिन्यू कर लिया अपने यहाँ पे, सब संविधान में सब प्रावधान रख दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि सभी चीजें यूपीएससी, पीएससी, आरबीआई, ये सभी चीजें जो है तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, जिसको हमने बाद में एडॉप्ट कर लिया अपने सहूलियत, अपनी व्यवस्था के हिसाब से। तो ये ध्यान में रखिएगा। भारत शासन अधिनियम आया, फिर वही है कि विरोध तो होना ही है, क्योंकि हमें अपनी शासन चाहिए। तो कहानी वही है कि विरोध तो होना ही है, तुम कुछ भी करते रहोगे तो एक तरह से वही था, मैं इसको मतलब उस वे में लेके चलूंगा। ठीक है, अत्याचार अत्याचार अपनी जगह, लेकिन उस वे में कि भाई एक अंग्रेज जैसे एक पार्टी थी, पक्ष था, और दूसरा पक्ष भारतीय थी, तो चाह रहे थे कि भाई हमारा शासन है, ठीक है, तो जो भी कुछ कर रहे हैं विरोध बाकी उसको ही लेंगे, उसको ही, क्योंकि एकदम से चीजों को बदलना जरूरी नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। देश में एक व्यवस्था चली आ रही है, जैसे मान लो कि अभी इस देश में पुलिस व्यवस्था जो है, आपको पता है इस देश की पुलिस जो एक्ट है वो 1861 का है। आज तक इस देश में पुलिस एक्ट नहीं बदल पाए। हम बड़े बड़े बदलाव की बातचीत करते हैं, टेक्निक की बातचीत करते हैं, हाईटेक बातचीत करते हैं, एआई आ गया, क्या क्या आ गया, लेकिन 1861 का पुलिस एक्ट अभी भी हमारे देश में चल रहा है। पुलिस की भर्ती आज भी हमारे देश में सही नहीं है। जिस अंग्रेज ने पुलिस व्यवस्था को हमारे देश में लागू किया, उसकी पुलिस व्यवस्था और बेहतर हो गई। करप्शन हर जगह है, ऐसा नहीं कि करप्शन विदेश में नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में करप्शन खूब है। करप्शन फ्री कंट्री जो है तो आप केवल देखे डेनमार्क, नॉर्वे, लेकिन आपको बता दो कि डेनमार्क, नॉर्वे करप्शन फ्री कंट्री मानी जाती है, लेकिन वो सस्ती कंट्री नहीं है। आपको लगेगी सस्ती है, करप्शन नहीं तो बिल्कुल महंगी है, बस करप्शन नहीं है और है महंगी। जापान कोई सस्ती कंट्री नहीं है, भले डेवलप्ड कंट्री है, बहुत विकसित है, साफ सफाई हर चीज महंगी है, क्योंकि हर चीज को स्ट्रिक्टली लागू करते हैं, स्ट्रिक्टली लोगों को फील होता है ना। और वहां की बेसिक्स जो कल्चर वहां का इतना तगड़ा है, बेसिक कल्चर में आप एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ, कितना बेसिक कल्चर है वहां पे, सिविक सेंस कितनी बढ़िया है। लोग जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना सड़कों में, तो कहीं भी चलने लगते हैं, लेकिन जापानी लोग जो है तो हमेशा सड़कों में पैदल भी चलेंगे तो एक तरफ चलेंगे, हमेशा एक लेन छोड़ के चलते हैं। उसके लिए जिसको जल्दी दौड़ के जाना है उसके लिए, कभी जो एक्सीलेटर वगैरह वहां पे मॉल में जाते हो ना, उसमें भी एक तरफ खड़े होकर चढ़ते हैं, एक तरफ छोड़ के चलते हैं, ताकि जिसको जल्दी मान लो इमरजेंसी हो तो उसको जाने के लिए रास्ता बना रहे। पर हमारे यहाँ लोग अपने साथ रहने वाले नहीं सोचता, तो दूसरे की तो बात सोचेंगे, तो वो उनका वो सिविक सेंस है बहुत तगड़ा है। इसीलिए जापान इतना तगड़ा कि मतलब वो अपने देश को, मतलब हम घर में रहेंगे तो कहीं भी थूकेंगे नहीं, लेकिन बाहर जाए कहीं भी थूक देंगे, कि हमारा घर साफ होना चाहिए, देश का मतलब नहीं है कचरा कहीं फेंक देंगे, लेकिन ये नहीं, जितना वो अपना घर साफ रखते उतना अपना देश साफ रखते हैं, तो इसीलिए वो देश बेहतर है। वापस आते हैं, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं, है ना, अभी ये सब बातें बाद में करेंगे। तो ये आपका ये भारत शासन अधिनियम कमजोर था, इसको दूर करने के लिए आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन, तो वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल, अभी चर्चिल भी एक बहुत फेमस नाम है, इनके बारे में बहुत फेमस कोटेशन है, किसने महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला था। चर्चिल ने जो है तो महात्मा गांधी के लिए शब्द यूज किए थे, काफी प्राउडी घमंडी टाइप के व्यक्ति थे, और ये एक समय था जब गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे, भारत और मतलब देशों की व्यवस्था सुधर जाए। अच्छा, भारत का कौन एकमात्र उस मतलब पहले जमाने का कह सकते हो कि नेता बोल दे, राजनेता बोल दे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन पे पार्टिसिपेट किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय जो है तो राजनीतिज्ञ है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो गोलमेज सम्मेलन मतलब वहां पर बातचीत होती थी कि भारत की बेहतरी के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यहाँ पे ध्यान रखना। ये सभी इतिहास है, ये इतिहास तो पीएससी वैसे में लायक है, हमें मतलब मैंने पढ़ रखा है, अब मुझे भी बहुत भूल गया, सच बताऊं मैं भी आजकल पढ़ता नहीं, जैसे वही देखो मुझे जहांगीर शाह में कंफ्यूजन हो जाता है, पढ़ते में क्या मतलब पढ़ने का, पहले पढ़ा था मैंने, सब पढ़ा था अच्छे से इतिहास, क्योंकि मैंने भी पीएससी लिख रखे 1-2 मीन्स, तो मैंने पहले पढ़ रखी तैयारी, पर अभी जब से छोड़ दिया है, लॉ में आ गए तब से आदत छूट गई। चलिए वापस आते हैं, तो क्रिप्स मिशन की बातचीत यहाँ पर की गई कि थोड़ा सा कुछ बेहतर करने की बातचीत की गई, सेम कहानी, भारत में विरोध किया गया, ठीक है, फिर क्रिप्स मिशन का भी जो है तो इसको अस्वीकार कर दिया गया,
फिर इसी बीच जो है तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन भी आया, 1942 में आंदोलन हुआ और जड़ें हिला दी, सब कुछ की चीजें यहाँ पे निकल के सामने आई। जब अंग्रेजों की थोड़ा सा हालत खराब होने लगी और अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनने लगा कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो इस देश को छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा, तो फिर अंग्रेजों ने जो है तो कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से अंतिम फांसा फेंका और कहा कि ऐसा करते हैं कि हम चले जाते हैं, छोड़ के आपको फ्री कर देते हैं, आप संभालिए अपना देश, हमें यहां से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में इसका संविधान बन जाए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, हम चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था बन जाए और इस देश में जो नेता मजबूत लोग हैं बागडोर अपने हाथ में ले लें, हम चले जाएंगे। तो इसके लिए फिर ये हुआ कि अच्छा हमें लगता है कि हमने ऐसे खदेड़ दिया अंग्रेजों को, गाना गाते हैं कि दे दिए हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और एक वहां पे लाइन है कि लाठी से खदेड़ दिया। खदेड़ा नहीं भाई, अंग्रेज अपनी शर्तों पे गए, खदेड़ भाग के नहीं, अपनी शर्तों पे गए, अपनी व्यवस्था पे गए, जब जाना था तब गए, ठीक है। और अंग्रेजों के जाने के पीछे कहानी बहुत सारी, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है तो चूंकि ये जो क्रिप्स मिशन वगैरह आया था इसीलिए आया था, मदद करें आप हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम आपके लिए जो आपकी मदद करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी, भले अमेरिका इंग्लैंड वाला खेमा जो है तो हार गया, लेकिन हिटलर ने इतनी तबाही मचाई द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि इनके मतलब हालत, मतलब आप सोचो कि पैसे नहीं थे सैनिकों को मतलब कि प्रॉपर्ली सैलरी दे सके, इतनी हालत खराब थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, सबकी हालत खराब थी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उनके जितने भी देश थे, इसीलिए आप उस समय भारत नहीं, आप देख लो तो अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के कब्जे में बाद में, क्योंकि आप देखो तो जैसे आपका ये पांडिचेरी किसे कब्जे में था, फ्रांसीसी कब्जे में था, आपका गोवा पुर्तगालियों कब्जे में था, 62 के आसपास पांडिचेरी 61-62 में फ्री हुआ है और 71 में आपका गोवा फ्री हुआ है। तो अंग्रेज तो काफी छोड़ दिए थे, बहुत सारे देश अंग्रेजों ने छोड़ दिया, पर फिर भी फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी बाद में गए हैं, तो ऐसा नहीं बहुत कुछ इस देश ने झेला है। चलिए तो वापस आए मुद्दे की बात करें, तो कैबिनेट मिशन योजना लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन आए भारत में कि भाई एक काम करो, हम तो आजाद कर देते हैं, आपस में संविधान बना लो अपना, संविधान बना लो अपना, तो हम आजाद किए देते हैं। तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भैया एक काम करो, संविधान सभा बनाओ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए जो है तो फिर यहाँ पर चुनाव हुए, ठीक है। कैबिनेट मिशन लॉर्ड माउंटबेटन लेकर के आए थे, ये इधर खड़े हुए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, और लॉर्ड माउंटबेटन, तो फिर इन्होंने बोला कि संविधान का निर्माण करने की बातचीत की गई। उस समय तक चूंकि आपको बता दूं कि एक मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी, और एक पृथक पाकिस्तान की बातचीत वो कर रहे थे। तो ये समझ में आ गया कि भी भारत का बंटवारा भी हो जाना लगभग तय था। बांग्लादेश, ढाका में जो है तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना, वो इतिहास है, ढाका में हुई थी। फिर वो चूंकि बांग्लादेश तो पहले पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश 71 के बाद बांग्लादेश हो गया, पहले पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश और उधर और बीच में भी कुछ हैदराबाद का भी एरिया कुछ चाह रहे थे कि हमको मिल जाए। तो भाई वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था कि भी तुम व्यवस्था, वैसे भी पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान को ही संभालना मुश्किल था, तो तुम बीच में भारत के बीच में जो तो कैसे अपना देश संभालोगे। पर बहुत सारी कहानियां थी उस समय, भोपाल के जो नवाब थे वो भी चाह रहे थे कि हमको पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, तो बहुत उठापटक उस समय भी हो रही थी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसको पाकिस्तान बनाना था और पाकिस्तान की सीमा बांटना था। तो बोले पाकिस्तान बनाना, बोले किसको करें, तो बोले यार अब सोचो कि पाकिस्तान बांटना है, इंग्लैंड से जो है तो एक ले आए किसी, उसको मतलब क्या आपको बोलते हैं उसको, हाँ एक एक्सपर्ट को लेकर, क्या उसका नाम जो भी बोलते हैं, रेडक्लिफ थे, रेडक्लिफ नाम था उनका, सिरिल रेडक्लिफ।
तो उन्होंने उनको बोला गया जिनको भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बता दो रोई खाए खीर, तो उन्होंने बता दिया ये पाकिस्तान इधर, ये पाकिस्तान इधर, है ना। तो ऐसी कहानियां थी। चलिए, तो इसलिए रेड क्लिफ लाइन बोली जाती है, भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन बोली जाती है, और भारत चीन सीमा को मैकमोहन लाइन। ये भी नाम पूछता रहता है, ये पूछा भी एमसीक्यू में, सिविल में पूछा है कि भारत चीन, जैसे एक आपका डोगमा विवाद हुआ था, वो भारत चीन भूटान की सीमा के बीच में जो है उसको लेके विवाद था, तो वहां पर फिर भारत चीन की सीमा पूछ लिया, भारत पाकिस्तान की सीमा, ठीक है ना। तो ये एलओसी किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी मतलब जो कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे में है और भारत कब्जे में, उसके बीच की एलओसी वो कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए, तो ये सभी चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कह सकते हैं कि आपका उन्होंने कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स था, कैबिनेट मिशन योजना आई, इसके तहत भारत में जो है तो चुनाव हुए और संविधान का निर्माण किया गया। भारत में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो भारत में चुनाव हुए थे, संविधान का निर्माण, तो यहाँ पर भारत में चुनाव हुए थे, ठीक है। और कह सकते हो कि ये चुनाव, इसमें हटा दिया क्या मैंने, ध्यान नहीं है इसमें कहाँ पे रख दिया, चलो ठीक है मैं बता दूंगा। तो इसमें चुनाव हुए थे, चुनाव जो है तो 2 बार हुए थे। पहली चुनाव खारिज कर दिया गया था मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से, दोबारा हुए थे, ठीक है। फिर जब दोबारा वगैरह चुनाव हुए और पहला फिर आपका जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर को। अच्छा, कुछ मैं थोड़े कुछ पहली बैठक अब मैं थोड़े पूछ लेता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। उस समय पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे सीनियर थे, फ्रांसीसी व्यवस्था थी, सबसे मोस्ट सीनियर को बना दो, तो उन्होंने पहली बैठक की। चलो अगला प्रश्न, फिर 2 दिन बाद जो है तो स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? जो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को बनके तैयार होने में लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा, भारत के संविधान की जो पहली प्रति है उसको लिखा किसने? भारत के संविधान की पहली प्रति को लिखा किसने? भारत के संविधान को लिखा किसने? नहीं मिलेगा इसमें, है ऑप्शन? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, केसी पंत, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा। भारत के संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। मैं इनके बारे में कुछ लिखा है इसमें, है मेरे पास, है ना। चलो ये कुछ चीजें मैंने इसमें है, तो यहाँ पे भारतीय पाकिस्तान हुआ। फिर ये संविधान का निर्माण तो 1934 में पहली बार विचार में आया, भारत संविधान का विचार एम.एन. राय ने किया था। 1935 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने पहली बार संविधान का खाका तैयार करने की बातचीत की गई। 1940 में मतलब एक प्रस्ताव दिया गया, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है ना, जिसमें संविधान के बारे में बातचीत की गई। फिर अगस्त प्रस्ताव में चूंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम भी होने लगा, तो उसकी कहानी को थोड़ा साइड में रख दी गई। फिर बाद में फिर ये खत्म हो गया। इसी बीच जो है तो फिर बाद में भी थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर इसी बीच जो है तो पाकिस्तान अलग करने की बातचीत भी आने लगी। अब ये सब चीजें नीचे है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में चुनाव मतलब संविधान सभा का गठन किया गया। उस समय कह सकते हैं कि चुनाव हुआ गया, ठीक है ना। चुनाव होने के बाद जो है तो कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ था। ये 296 सीटों के लिए संविधान सभा के लिए जो पहले चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में, जिसमें मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया गया था, तो खारिज कर दिया गया था। फिर दोबारा चुनाव हुए थे नवंबर में, फिर दोबारा जो है तो कह सकते हैं कि जब चुनाव हुए थे नवंबर में, उसके बाद फिर जो कह सकते हो कि संविधान सभा बनी नवंबर के चुनाव के बाद जो है तो, है ना। फिर वो संविधान सभा जब दोबारा नवंबर 1946, मैंने लिख रखा है समराइज में, पहले जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे समराइज वे में,
और उसकी बैठकों में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, विरोध कर दिया था, हम भाग नहीं लेंगे, ठीक है, हम अपना अलग देश चाहते हैं, वो सब चीजें होने लगा। तो फिर वहां पर फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर वहां पे कहानी ये हुई कि जो मुस्लिम के सदस्य को पाकिस्तान का संविधान बनाने की व्यवस्था तुम अलग करो, तुमको जैसे बनाना है, और भारत के संविधान बनाने की व्यवस्था भारत करें। और मजेदार बात कि भारत और पाकिस्तान का संविधान जो बना है तो उसने सबसे ज्यादा नकल किसकी की है, भारत शासन अधिनियम की। तो पाकिस्तान का भी संविधान कभी नेट में सर्च करके मिल जाओ, है ना, नेट करो, सर्च करो, और उसमें भी यदि कंपेयर करो तो भारत शासन अधिनियम मतलब कई चीजें तो एज इट इज लिखी है। आपको यकीन होगा भारत की आईपीसी लगभग सेम लिखी है भाई, सेम, भारत की आईपीसी सीआरपीसी सेम है, सेम, वहां पर मर्डर कल्पेबल होमोसाइड सेम, भैया अंग्रेज ही बना गए थे 1860 की, तो वो भी सेम कहानी, बस वहां पर चीजें बदल दी गई, है ना, नाम थोड़ा सा उर्दू शब्द दे दिए गए, हमें हिंदी से दे दिएगा, उर्दू दे दिए गए नाम, है ना, हम हत्या बोलते हैं, वो जो है तो कुछ और बोलते होंगे, क्या बोलते हैं, कत्ल, है, हाँ कत्ल, तो ताहिजराते वो क्या, हाँ ताहिजराते इनमें क्या वो सब होता है। चलिए, तो ये सब चीजें यहाँ पे, फिर ये डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को जो है तो फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर राजेंद्र प्रसाद को, फिर ये सब विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए थे। 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सत्र हुए थे, 11 सत्र सेशन, सत्र मतलब समझते हैं ये लोकसभा राज्यसभा की सत्र होती है, ऐसे 2 साल में 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के, और उस 11 सत्र के माध्यम से जो है तो संविधान बना, ठीक है। अंतिम सत्र जो है तो 24 जनवरी 1950 को अपना अंतिम सत्र, यानी अंतिम सत्र समाप्त हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन समाप्ति के पहले ही जो है तो हमने अपना राष्ट्र, जो अंतिम सत्र में ही जो है तो हमने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको एडॉप्ट किया था अंतिम सत्र में, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से जो है तो यहाँ पर संविधान लागू हुआ, सभी चीजें हैं। ये मैंने लिख दिया प्रेम बिहारी रायजादा, ये है महाराज प्रेम बिहारी। तो फिर ये बाद में संविधान की एक सांकेतिक फोटो है कि संविधान, चूंकि देखिए संविधान को लिखा प्रेम बिहारी रायजादा थे, ये एक मतलब लेखक थे, है ना, तो ये हाथ से इन्होंने पूरा लिखा था। देखो चूंकि बी आर अम्बेडकर जी क्या था कि उन्होंने मसौदा तैयार किया था, मतलब क्या कैसा कहाँ कैसा जमेगा, कहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये मसौदा उन्होंने तैयार किया था, है ना। पूरे जो विश्व के संविधान का हमने अध्ययन किया है, ये अध्ययन केसी पंत ने किया था। केसी पंत एक राय साहब थे, पंत थे, 2-3 लोग थे, इन्होंने सभी विदेशी के संविधान का अध्ययन किया, वहां से काम की चीजें लिखी, भारतीयकरण किया, और सबको जो है तो अम्बेडकर जी को पकड़ा दिया। अम्बेडकर जी ने सबको व्यवस्थित करते 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 इनको रायजादा को देते हैं, रायजादा फटाफट 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 लिखते हैं, है ना। हाँ, चित्रकारी वो चूंकि बॉर्डर बनाए गए थे, तो सभी चीजें हैं, इतना मैं इतिहास में नहीं गया, सच बताऊं, उसका चूंकि जो संविधान लिखा गया था ना, तो इसके पूरे पेज में साइड में बॉर्डर बने हुए हैं, तो ओरिजिनल जो प्रति है तो उसको भी बकायदे बॉर्डर बनी गई। इसकी जो संविधान लिखने की पेन थी वो भी भारत में नहीं, वो भी इंग्लैंड से आई थी, मैं आपको बता दूं। रायजादा जी ने जितने भी पेन निब यूज की थी, कितने तो करीब 18-19 इसमें निब यूज होती है, वो भी इंग्लैंड से आई थी, विशेष इंक स्याही आई थी जो सालों तक संरक्षित रह सके, है ना। तो सब ब्रिटेन से ही आई थी, व्यवस्था हुई थी, तो ब्रिटेन से स्याही आई थी, वहां से स्पेशल नीब आई थी, फिर उसके बाद जो है तो स्पेशल कागज आया था बकायदे, उसमें बकायदे बॉर्डरिंग की गई थी स्पेशल, और फिर इसमें रायजादा जी ने लिखी थी। अब इन्होंने क्या बोला था कि भाई मुझे संविधान लिखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए, बस मैं हर पन्ने में अपना नाम लिखूंगा। इसीलिए संविधान का जो ओरिजिनल, कभी नेट में सर्च करो कि संविधान ओरिजिनल प्रतिभाई प्रेम बिहारी रायजादा, तो आप ध्यान देखोगे कि जो बॉर्डर है वहां पे सब जगह उन्होंने अपना नाम प्रेम लिख रखा है, प्रेम ना, उनका प्रेम का पहला शब्द प्रेम, तो प्रेम शब्द जो है तो हर जगह उन्होंने लिख रखा है। तो चाहते थे कि मेरा नाम लिखे, और अंतिम पेज में जो है तो अपने माता पिता, मतलब पैसा नहीं चाहिए, जीवन भर के लिए नाम उनका रह गया, है ना। तो ये चीजें, लेकिन वो बात अलग है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि, क्योंकि जब संविधान की बातचीत आती है तो सभी बी आर अम्बेडकर का ही नाम देते हैं, है ना, लेकिन संविधान लिखा किसने है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था संविधान। तो ये चीज ठीक है ना, बस खत्म कर रहे हैं, डोंट वरी। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बेसिक्स बातचीत यहाँ पर कहती है ना। अब संविधान की क्लासेस के लिए कमर कस लो, 1-1.5 घंटे की सेशन रहा करेगा, इसमें हम क्योंकि प्रॉपरली
आपको आराम से हर चीज बातचीत करते हुए चलूंगा, सब चीज कवर कर दूंगा। और रहेगा टारगेट, अब कितने समय का टारगेट है, बस जल्दी है, पूरा आपका संविधान अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद करवा दूंगा संविधान। बस इतना ही है आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश कि धैर्य बना के बने रहिएगा, ठीक है ना। आज एडीपी वाले नहीं आए कोई, चलिए आज एक ही सेशन रखा मैंने, सुबह कुछ दूसरे काम पे फंस गया था मैं, मंडे को होता ही पता नहीं, मैं कुछ फंस ही जाता हूँ ना। तुम लोग की भी क्लास पहले सोचा कि संविधान भी धीरे से डालो मैसेज, तो मैंने कहा नहीं, आज पहली क्लास का वो है, तो फिर कैसे भी करके आधा काम निपटाया, आधा काम छोड़ के आया, मैंने कहा बाद में निपटा लेंगे, पहले तो क्लास लेंगे। चलो, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं संविधान। तो ये संविधान जब बना था तो यहाँ पे कुछ समितियां बनी थी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी, सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर संविधान सभा समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ये कई बार पूछा है। फिर यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है ना, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है तो इसके अध्यक्ष थे। और झंडा समिति जो फ्लैग जो कमेटी थी, तो जेपी कृपलानी जो थी उसके आपके अध्यक्ष थे। ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले, वैसे बहुत और भी थी समितियां, लेकिन मैंने केवल इंपॉर्टेंट 4-5 जिनमें जो पूछी गई पहले, जिनमें एमसीक्यू मिल गया तो मैंने उनको यहाँ पटक दिया, बाकी मैंने छोड़ दिया। आपको नेट में सब डाटा मिल जाएगा, जिनको ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना है करते रहिए, मैंने काम की बातें यहाँ पे बता दी। अब सबसे ज्यादा भैया, चूंकि भारतीय संविधान जो है तो सबसे बड़ी नकल है ना, अकल से की गई नकल बोला जाता है। तो हमने बहुत सारा चीज बाहर से लिया। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमने सबसे ज्यादा चीज 2 देश से लिया, यानी ब्रिटेन से ज्यादा लिया और अमेरिका से, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का प्रभाव हम पे ज्यादा है। तो ब्रिटेन, चूंकि अंग्रेज हम थे शासन करके गए, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है ना, चुनाव